स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज बीएड सेकेंड ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसमें देखते हैं। आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एनसीएफ 2005 क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। विद्यार्थियों को समाज, संस्कृति और मानवता के योग्य बनाना, लक्ष्य का निर्धारित करना, लक्ष्य को पूरा करना और जीवन को अर्थपूर्ण बनाना तथा क्षमताओं को विकसित करना, नई जानकारियों का सृजन करना और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भी उनका पूरा ध्यान देना। तो ये सारा का सारा जब एक एजुकेशन से संबंधित बात आती है, क्योंकि जो शिक्षण होता है ना, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। और वो परिवर्तन कैसे आता है, एक परिपक्व व्यक्ति से एक कम परिपक्व व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। लेकिन वो परिवर्तन तब आता है जब ऊपर से जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं, जो भी आयोग बनते हैं, जो भी नीतियां बनती हैं, वो नीतियां जो एक लेवल होता है उस लेवल तक पहुंच के कारगर साबित हों। तो एनसीएफ 2005 भी यही है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अंदर जो 16 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो पेपर होता है बीएड सेकेंड ईयर, और बीएड सेकेंड ईयर के अंदर नॉलेज एंड करिकुलम, इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपका मिलता है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है डिजिटल केएनएल कोचिंग, और यहाँ पे आपको हर, जैसे मान लो कोई भी आपने वीडियो को सर्च करना है, जैसे ये है परिवार क्या है, परिवार तथा विद्यालय में संबंध, एक अच्छे अध्यापक के गुण क्या हैं, या कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की क्या है, पितृसत्ता की अवधारणा क्या है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपने देखना है तो आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन के अंदर दिस फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम presents a vision of what is desirable for our children. It seeks to enable those who are involved with children and their schooling with the base on which they can make choices that determine the curriculum. This provides an understanding of the issues relating to children's learning, the nature of knowledge and the school as an institution. ये इंट्रोडक्शन है, आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना इसको। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मीनिंग क्या कहता है। ए करिकुलम फ्रेमवर्क इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज्ड प्लान। जो करिकुलम होता है ना, ये एक फ्रेमवर्क होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो प्लान्ड होता है, और विद्यार्थियों के सामने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। लर्निंग आउटकम दैट डिराइव्स फ्रॉम द करिकुलम फॉर कोर्सेज, इट एम्स टू डिफाइन क्लियर आउटकम्स expected the student to achieve or know in their course. It is introduced in new educational approaches such as outcome-based education or standard-based education. Reform design. A curriculum framework is a set of rules or standards or learning outcome that state the expectations from the students in the form of content टू बी लर्न। यहां से आप इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद मीनिंग से संबंधित आप बता सकते हैं। मीनिंग में क्या कहता है भाई, जो करिकुलम होता है ये प्लान्ड होता है, यानी कहीं पे बैठ के प्लान की जाती है कोई भी चीज, और जब प्लान की गई तो किसके लिए की जाती है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करने के लिए, स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। तो जो करिकुलम है या जो एनसीएफ है, यही कहता है भाई कैसा करिकुलम, कैसा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड कराया जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग के बाद। एनसीएफ 2005, अब ये क्या है, द एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी ये चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 3
नेशनल करिकुलम एनसीएफ पहले आ चुके हैं। पब्लिश्ड इन 2005 बाय द एनसीईआरटी इन इंडिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहाँ से पब्लिश किया गया? एनसीईआरटी इन इंडिया। इट प्रेसिडेंस वर, इससे पहले जो आए हैं, पब्लिश्ड इन 1975, 1988 और 2000। द एनसीएफ 2005 सर्व एज ए गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। द एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, कितनी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुआ है? 22 लैंग्वेजेस एंड हैज इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट्स, और लगभग 17 स्टेट के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिला। द एनसीईआरटी प्रोवाइडेड ए ग्रांट ऑफ 10 लाख टू ऑल स्टेट्स टू प्रमोट एनसीएफ इन देयर लोकल लैंग्वेज, और जो एनसीईआरटी है वो 10 लाख की ग्रांट भी दी है। किस लिए? भाई जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो लोकल लैंग्वेज के अंदर उनके स्टेट के अंदर वो पब्लिश हो या उनके उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इस तरह से आप एनसीएफ 2005 के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल आउटसाइड स्कूल, यानी जो मुख्य उद्देश्य क्या है? कनेक्टिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए, अधिगम के साथ में जोड़ दिया जाए रियल लाइफ एग्जाम्पल को, जो वास्तविक जीवन के अंदर जो उदाहरण घटित होते हैं आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर। एंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज रादर देन रोट मेथड, जो पहले क्या था भाई, रोट मेथड के ऊपर ज्यादा प्रभाव दिया जाता, ज्यादा दबाव दिया जाता रोट मेमोरी के अंदर, ये कहता है भाई उसको कम करना, रोट मेमोरी को। उसके बाद एनहांसिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, ज्ञान को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्रदान करना। इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस एंड इंटीग्रेटिंग द क्लास स्कूल लाइफ, और जो हमारा जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना। ठीक है। लर्निंग विदाउट एनी प्रेशर, जो भी हम सीख रहे हैं बिना किसी प्रेशर के सीखना। उसके बाद टू इंस्टिल द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड वननेस इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अंदर एकता की भावना, प्रजातांत्रिक जो भावना होती है डेमोक्रेसी एंड वननेस, वो विद्यार्थियों के अंदर लाने का प्रयास करना। एक पी नायक कहता है, पी नायक ने क्या कहा? हैज डिस्क्राइब्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इक्वलिटी एज द 3 पिलर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी पी नायक क्या बोलता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्वलिटी, यानी गुणात्मक, मात्रात्मक और साथ में गुण, मात्रा और साथ में उसके अंदर इक्वलिटी, समानता, ये 3 चीजें कम से कम एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए इंडिया के बारे में, ये पी नाइक ने बोल दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए डेवलपमेंट एंड लर्निंग, द पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस इज वन ऑफ द रैपिड ग्रोथ, यानी यहाँ जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है एंड चेंज और चेंजेस भी होते हैं। द करिकुलम मस्ट हैव ए होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कैपेसिटी टू थिंक, यानी जब फिजिकल डेवलपमेंट होती है तो उनके अंदर कैपेसिटी टू थिंक मतलब बोलने की, सोचने की, समझने की योग्यता, यूज ऑफ लैंग्वेज और भाषा का प्रयोग। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी जो सिखाना है वो अनुभव के माध्यम से सिखाना, और लर्निंग इन इनसाइड एंड आउटसाइड, और जो सिखाना है वो इनसाइड और आउटसाइड, स्कूल में भी और स्कूल से बाहर भी। उसके बाद एडोलेसेंस एक क्रिटिकल पीरियड जो 13 से 19 की एज मानी गई है, ये क्रिटिकल पीरियड माना गया है, एडोलेसेंट एज मानी गई है, और यहाँ पे बच्चा सेल्फ आइडेंटिटी चाहता है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली, मेंटली या
किसी भी तरह से अलग हो सकते हैं सामान्य बच्चों से, तो उन सब के लिए भी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो ये कहता है डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, implications for curriculum and practice, teaching for construction knowledge। यानी क्या कहता है भाई, जो टीचिंग है फॉर कंस्ट्रक्शन नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षण होना। वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन, जब हम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा होना, इंटरेक्शन होता है तो लर्निंग होती है। डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अप्रोचेज टू प्लानिंग और क्रिटिकल पेडागोजी। तो ये आपके आ जाते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ करिकुलम एंड प्रैक्टिस, इम्प्लीकेशन फॉर करिकुलम एंड प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कैपेबिलिटीज, लैंग्वेज, फॉर्मिंग रिलेशनशिप, कैपेबिलिटीज फॉर वर्क एंड एक्शन। यानी जो बेसिक कैपेबिलिटी है इसके अंदर भाषा और फॉर्मिंग रिलेशनशिप और कैपेबिलिटीज फॉर वर्क एंड एक्शन, ये इसमें 3 पार्ट इसके बना दिए फर्स्ट पॉइंट के। उसके बाद नॉलेज एंड प्रैक्टिस और फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब नॉलेज एंड प्रैक्टिस को आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लो आप बीएड कर रहे हैं, बीएड से हमें क्या ज्ञान हुआ, क्या हमने सीखा, और जब हम स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी वहां पे प्रैक्टिस किस तरह की हो रही है। तो और फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ को बढ़ावा देना, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अप्रोचेज टू नॉलेज इन द करिकुलम, some principles regarding the approach to knowledge in the curriculum, social reality and natural environment by subject matter। आपने जो सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना है क्लासरूम के अंदर, उस सब्जेक्ट मैटर से सोशल रियलिटी और नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, रिलेवेंस एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऐसे प्रोवाइड किए जाएं जो मीनिंगफुल हो और जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं या आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेवेंट हो। इंटर रिलेटेड नॉलेज, नॉलेज इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे खुद देख लो, आपके बीएड के जो भी सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लगभग सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें वो मिल जाते हैं। fruitfulness and openness, inquiry, local knowledge relating to school knowledge, encouraging questions and space for new questions, equality to all और डेवलपिंग इमेजिनेशन, ये सारे के सारे अप्रोचेज टू नॉलेज इन द करिकुलम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, बुक्स के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया मैनी लैंग्वेजेस। यानी अगर आप देखें लैंग्वेज एजुकेशन की बात, अब जो इंडिया है, इंडिया हैज 28 स्टेट्स, 28 स्टेट इंडिया के अंदर हैं और प्रत्येक जो राज्य है उसकी अपनी अलग अलग भाषा है, अलग अलग उसकी लैंग्वेज है। तो ये कहता है भाई लैंग्वेज एजुकेशन, इंडिया हैज मैनी लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ पे ये कहता है कि भाई जो हम भाषा बच्चों को सिखा रहे हैं वहां पे हमें कम से कम 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी समाज में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं, मान लो आप हरियाणा में रहते हैं, एक तो भाषा आपकी मातृभाषा हो गई, दूसरी आपकी हो गई जो नेशनल लैंग्वेज होती है। नेशनल लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी है, एक होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसी हमारे इंग्लिश आ जाती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी बच्चे को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो मदर टंग के माध्यम से दी जाए। मैथमेटिक एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसको सोल्व करना जरूरी हो जाता है। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर जो सम्स होते हैं जिसको हमें सोल्व करना है, तो उससे हमारे जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनको भी सोल्व करने के लिए हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो मेंटली पावर है, वो डेवलप होती है। उसके बाद
थिंक एंड रीजन नॉट फियर। अब जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्या करता है कि हमारे अंदर या हम मैथमेटिक्स से डर अनुभव करते हैं, मतलब डर जाते हैं भाई। जैसे मान लो 10th तक हमने पढ़ा, उसके बाद हम बोलते हैं भाई मैथ तो पढ़ना ही नहीं, हम ये बोल देते हैं। अब मैथ पढ़ना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मैथ उस लेवल तक का नहीं पढ़ाया गया जिस लेवल तक का हम उसके साथ में लव करना शुरू कर दें। उसके बाद एंजॉय, ऐसा मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ाया जाए कि हम उसको एंजॉय करें। विद ट्रिक्स अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है एनसीएफ भाई, ये कम से कम आपको इनका ज्ञान जरूर कराया जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हमारे जीवन के अंदर क्या वैल्यू है आज के टाइम के अंदर, और टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है। साइंस हेल्पिंग पीपल टू एस्केप पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस। हमारे जो अंधविश्वास होते हैं, हमारे जो पॉवर्टी है उसको दूर करने का काम, हमारी जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस, उसको दूर करने का काम साइंस के माध्यम से किया जा सकता है। सोशल साइंस, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोशल साइंस से इतिहास की जानकारी मिलती है, ज्योग्राफी की जानकारी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद आर्ट एजुकेशन इंट्रोड्यूस रिच एंड वेराइड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, म्यूजिक एंड डांस। जैसे मान लो म्यूजिक और डांस होता है, म्यूजिक और डांस से हम क्या करते हैं, हमारे जो गुण है उनको खिलाने का काम करते हैं, हमारे जो प्रतिभा है उनको खिलाने का काम करते हैं। और इसके माध्यम से हम अगर क्लासरूम के अंदर बोर महसूस कर रहे हैं तो जब डांस या म्यूजिक का जो भी क्लास आती है तो वहां पे हम उस रिलैक्स महसूस कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और योगा एजुकेशन हमें भी इस मामले में आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद वर्क एंड एजुकेशन और एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा और एजुकेशन एंड वर्क, मतलब साथ में जैसे हम कोई काम सीख रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें कोई ना कोई हस्तशिल्प संबंधित, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम जरूर सिखाया जाना चाहिए ताकि हम साथ के साथ वो अनुभव भी साथ में ले सकें। तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट और करिकुलम साइंस एंड लर्निंग रिसोर्सेज। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, पर्पज ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का जो पर्पज है, असेसमेंट का जो पर्पज है वो क्या क्यों है, क्यों हम मूल्यांकन करना चाहते हैं। असेसिंग लर्नर्स, लर्नर को असेस क्यों करना चाहते हैं। असेसमेंट इन द कोर्स ऑफ टीचिंग, करिकुलर एरिया दैट कैन बी टेस्टेड बाय 4 मार्क्स, डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके असेसमेंट से रिलेटेड वर्क को बताते हैं। आपने केवल क्या करना है, पॉइंट्स को लिखना है और 2-2, 4-4 लाइन के अंदर इनको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर आपने फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स के लिए। नर्चरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब ऑल चिल्ड्रन का मतलब है कि सभी स्टूडेंट आपकी जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। स्पेस फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, और उसमें स्पेस भी रखें। स्पेस का मतलब है कि भाई जैसे मान लो आपका टाइम टेबल है, टाइम टेबल में आप वीकली या मंथली कोई ऐसा स्पेस भी जरूर रखें कि उनके कम्युनिटी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है करिकुलम साइंस एंड लर्निंग, टेक्स्ट बुक्स, libraries, educational technology, tools and laboratories, other sites and spaces, need for plurality and alternative material, organizing and pooling resources। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट देखिए टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। अब जो टीचर होता है क्लासरूम के अंदर वही तो है बच्चों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने का काम। जो भी पॉलिसियां मान लो पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है,
उन्होंने तो पॉलिसीज बना दी, लेकिन क्लासरूम के अंदर उनको अप्लाई किसने करना है, वो टीचर ने करना है। अब अगर टीचर को उस चीज की नॉलेज नहीं है तो वो क्लासरूम के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकता जो ऊपर सेंटर में बैठे लोग चाहते हैं। तो ये कहता है लर्नर रिक्वायर स्पेस, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड टीचर आल्सो रिक्वायर्स द सेम। अब मान लो जैसे सीखने वाला है, सीखने वाले को क्या क्या चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए, एक फ्रीडम आजादी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। अब ये चीजें अध्यापक को भी तो चाहिए। द टाइम फॉर टीचर फॉर रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग, टीचर्स के लिए जो टाइम है वो किस तरह से है या उसकी प्लानिंग के लिए ऑन डे बेसिस, अगर एक डे का प्लान बना रहा है तो कम से कम 45 मिनट का समय चाहिए। टू रिव्यू द डे, मेक नोट्स एंड ऑर्गेनाइज मटेरियल फॉर नेक्स्ट डे, यानी जो टीचर होता है जो प्लान बनाता है, अगर वो वन डे बेस पे बनाता है तो उसके लिए 45 मिनट का समय ऐसा चाहिए कम से कम, वो रिव्यू कर सके और नोट्स बना सके और ऑर्गेनाइज कर सके मटेरियल को जो नेक्स्ट डे उसको टीच करना है। उसके बाद अगर वीकली बेस पे वो कर रहा है तो वीकली बेस पे कम से कम उसको 2 से 3 घंटे चाहिए टू प्लान करने के लिए और लेसन प्लान बनाए और फॉर द कमिंग नेक्स्ट वीक। उसके बाद अगर मंथली बेसिस पे वो कर रहा है तो कम से कम उसको 1 दिन चाहिए टू रिव्यू देयर ओन वर्क, अपने काम को देखने के लिए एंड मेक प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ्स एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग ऑफ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में और उसके लास्ट में मेक एनुअल प्लान बनाना। करंट इन सर्विस, करंट इन सर्विस का मतलब है कि जो लोग आज जॉब कर रहे हैं इन सर्विस में हैं, रिलेटिंग टाइम कंपलसरी कम से कम 20 दिन का उसका क्या होना चाहिए, उसकी जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कम से कम 20 दिन का होना चाहिए साल में एक बार। मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग सब्जेक्ट, और टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम मंथ में एक मीटिंग जरूर हो। मान लो जैसे इंग्लिश टीचर्स हैं तो पहले उनकी मीटिंग है, मान लो साइंस है तो साइंस टीचर्स, यानी इससे क्या होगा, अगर इंग्लिश टीचर्स हैं, अगर मान लो 20, 25, 30, 50 अगर टीचर एक जगह बैठते हैं तो वो प्लान कर सकते हैं पढ़ाने का, प्लान कर सकते हैं मटेरियल को प्रेजेंट करने का, प्लान कर सकते हैं टीचिंग मेथड को यूज करने का। तो ये था टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिस्टेमैटिक रिफॉर्म्स। Curriculum reforms are at the heart of any wide-ranging initiative that may be taken to improve the quality of educational provision at different stages. Linkage between primary, upper primary and secondary level in the processes of syllabus designing and textbooks preparation. क्या कहता है ये, भाई लिंक होना चाहिए आपस में प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल का जब भी वो सिलेबस को डिजाइन करें। सेटिंग अप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इनेबल स्कूल टीचर्स एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जब भी स्ट्रक्चर को सेट किया जाए उसमें जो टीचर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए विद टीचर्स टू। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएशन ऑफ स्पेसिस वेयर लोकल लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूशंस कैन वर्क क्लोजली, यानी लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, किसके साथ, टीचर्स के साथ, विद टीचर्स टू एनहांस एफिशिएंसी को, निपुणता को बढ़ाने के लिए। एकेडमिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर क्वालिटी, एकेडमिक लीडरशिप इन स्कूल एंड फॉर स्कूल मॉनिटरिंग। द पंचायत एंड एजुकेशन, यानी अगर किसी गांव के अंदर गांव के लेवल पे भी अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो वहां पे जो पंचायत है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए। तो ये एनसीएफ कहता है। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रोल, और जो एनजीओज हैं उनका रोल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स वाज
द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट organizations and civil society groups in education. NGOs have played a major role in creating innovative models of schooling, training of teachers, development of textbook and curricular activities. टेक्स्ट में या करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर या टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, एनजीओज अपनी भूमिका निभाते हैं या निभा रही हैं. टीचर्स एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले ए ग्रेट रोल in school education. These organizations can work with local level organizations as well as with BRC and ARCs. The role and functions of SCRTs need to include providing support. Universities can play a great role in framing curriculum. There is also need for linkage between university and institutions such as SCRTs and जो डाइट्स होते हैं, एक्सप्लोर देयर एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग. तो ये है हमारा रोल ऑफ एनजीओज. एनजीओज की क्या भूमिका है, या जो सिविल सोसाइटी है हमारी उसकी क्या भूमिका है, या जो टीचर्स एसोसिएशन है उसकी क्या भूमिका है, या वो अपनी क्या भूमिका एजुकेशन में निभा सकते हैं. ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अंदर पूछा जाता है. अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएं. थैंक यू.